हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक्शन पोटेंशियल के बारे में। एक्शन पोटेंशियल आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक्चुअली बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, तो आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है कि क्या डेफिनेशन थी, क्या था, मतलब बहुत कन्फ्यूजिंग चीज़ है। तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपको अगर लास्ट तक आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर सारे सब टॉपिक्स इसके क्लियर हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तो आपको जस्ट आखिर तक बने रहना है और अच्छे से इस वीडियो को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक का एक ओवरव्यू लेते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि कोई भी आपको अगर टच करता है या फिर किसी भी तरीके का आपको स्टिमुलस मिलता है तो आपको फील कैसे होता है? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक स्टिमुलस मतलब किसी भी तरीके का एक्सटर्नल चेंज मतलब मान लीजिए मैंने आपके फिंगर टिप पे टच किया, तो इस फिंगर टिप को टच करना एक तरीके का चेंज था, तो उसी को मैंने क्या कहा? स्टिमुलस। तो जैसे ही मैंने एक स्टिमुलस दिया तो ये जो स्टिमुलस है वो आप फील कहाँ करते हो? ब्रेन में। ये तो आपको पता ही है कि ये जो आप फील करते हो वो ब्रेन में करते हो। तो ये जो स्टिमुलस वाला पॉइंट था और ये जो ब्रेन में जिस पॉइंट पे फील हुआ, यहाँ से वहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन है वो ले जाने का काम कौन करता है? वो ले जाने का काम करता है नर्व्स। तो नर्व्स तो एक कंपाइल टर्म है। नर्व्स की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है न्यूरॉन्स। मतलब जो एक सेल है उसको मैं बोलता हूँ न्यूरॉन्स, और उसी का अगर मैं बहुत सारा गुच्छा बना लूँगा उसको मैं कहूँगा नर्व्स। ठीक है। तो मान लीजिए मैं इस एक नर्व को आइसोलेट करके बताता हूँ। ये जो एक नर्व है वो मैं आइसोलेट कर रहा हूँ। तो इधर आप देखेंगे कि मेरे पास अंदर की तरफ कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और बाहर की तरफ कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये जो नर्व है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से बता रखा है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए जैसे ही आपको एक स्टिमुलस मिला तो क्या होता है? वो एक तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है। स्टिमुलस को मैं क्या मानता हूँ? एक तरीके की इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इस पॉइंट से आपके ब्रेन तक कैसे पहुँचेगी? तो ये जो नर्व होती है उसमें जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? चेंज होता है। जैसे कि ये जो बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर की तरफ आ जाएगा, जो अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो होगा क्या? ये जो इन्फॉर्मेशन है वो धीरे 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 करते करते यहाँ से ऐसे चलते 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 वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो ये कैसे पहुँचती है? इसी को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल मतलब ये जो चार्जेस अपना पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं, ये जो चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव अपना पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो इन्फॉर्मेशन है, जिस किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन वो एक पॉइंट से, पॉइंट ऑफ स्टिमुलस से पॉइंट ऑफ सेंस जो कि अपना है ब्रेन, वहाँ तक पहुँचती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल बहुत ज़रूरी है आपके स्टिमुलस को फील करने के लिए। और ये होता किस में? नर्व्स में। एक तो आपने देखा होगा नर्व्स में। अब एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपको अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। जैसे मान लीजिए ये आपकी बाइसेप्स मसल है। बाइसेप्स मसल को आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो एक स्टिमुलस तो देना पड़ेगा। जैसा आपके माइंड ने सोचा कि मेरे को ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो माइंड से मसल तक एक इन्फॉर्मेशन जाएगी। वो इन्फॉर्मेशन भी किसके थ्रू जाती है? नर्व्स के थ्रू। और वो फाइनली कहाँ जाती है? मसल तक। और फिर वो मसल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इसी तरीके से अपनी पूरी बॉडी वर्क करती है। तो दो टर्म्स में इधर आपको क्लियर करना चाहता हूँ। एक टर्म होता है साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है? दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है, उसको हम कहते हैं साइनेप्स। और वहीं एक न्यूरॉन और मसल, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो है साइनेप्स और एक है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। एक और बात मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने बोला था कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन अंदर की तरफ तो इलेक्ट्रिकली ट्रांसफ़र होती है। कैसे? इलेक्ट्रिकल प्रोपोगेशन, ये मैंने लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफ़र होता है। वहीं अगर हम देखेंगे दो न्यूरॉन्स के बीच में, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, तो इन दो न्यूरॉन्स के बीच में ये कैसे ट्रांसफ़र होती है? केमिकली। अब ये कैसे होगी वो हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू आप लीजिए
कि किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टिमुलस से ब्रेन तक पहुंचाना है तो वो नर्व्स के थ्रू जाती है, और नर्व्स में भी इलेक्ट्रिकल प्रोपोगेशन होता है उसका। और दो नर्व्स के बीच में कौन सा प्रोपोगेशन होता है? केमिकल प्रोपोगेशन। दो टर्म्स तो ये क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा आपको साइनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अगर ये चार चीज़ें क्लियर हो गई है तो हम आगे जा सकते हैं। तो पार्ट 1 में हम देखेंगे एक्शन पोटेंशियल के बारे में, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे और इसकी डेफिनेशन याद करने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है, आपको जस्ट सुनना है और आप समझ जाएंगे। उसके बाद हम एक 3 स्टार टॉपिक, जिसमें एग्जाम में आपको सवाल मिलेगा ही मिलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है एक्शन पोटेंशियल ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद में हम देखेंगे आयन चैनल्स, कौन कौन से, सोडियम और पोटेशियम, कि ये चैनल्स कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये कैसे काम करते हैं, तो इनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक्शन पोटेंशियल असलियत में होता क्या है। तो एक बात जो मेरे को बहुत ही पहले आपको बतानी है वो है कि ये जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेबल टिश्यूज़ में होता है। एक्साइटेबल टिश्यूज़ मतलब एक तो हम लेते हैं नर्व्स को और दूसरा हम मानते हैं मसल को। मसल में हमारे पास 3 तरीके की मसल है, कौन कौन सी? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। तो ये जो टिश्यूज़ है उनको हम बोल रहे हैं एक्साइटेबल टिश्यूज़। तो याद रखना, जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो सिर्फ इन एक्साइटेबल टिश्यूज़ में ही होता है। वहीं हमने कंपेयर किया था कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो बॉडी के हर एक सेल में होता है। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना रखा है, ये जो है हमारे पास एक नर्व है, ये क्या है? एक नर्व है। तो सबसे पहले क्या था कि इसको अभी तक स्टिमुलस नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टिमुलस मिल गया है और यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी तक स्टिमुलस नहीं मिला है। तो अगर स्टिमुलस नहीं मिलता तो मैंने आपको बताया था वो होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के टाइम क्या होगा? अंदर की तरफ तो नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पर इसी तो होता क्या है, इस स्टेट को हमने क्या नाम दे दिया? पोलराइजेशन। मान लीजिए इस स्टेट को हमने क्या नाम दे दिया? पोलराइजेशन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, पोलराइजेशन। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ही हमने स्टिमुलस दिया तो होता क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है वो मान लीजिए अच्छी इन्फॉर्मेशन, मैं आपको याद कराने के लिए ऐसा हिसाब से बता रहा हूँ कि मान लीजिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो जहाँ पे ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आ जाएगा और वहीं नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ ज़्यादा आ जाएगा। तो ये जो फेज़ है, ये देखिए जो मैंने स्क्वायर बना रखा है, मैं अभी सिर्फ इस एरिया की बात कर रहा हूँ। तो इस एरिया में क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया और नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया। तो ये पोलराइजेशन का उल्टा हो गया। तो पोलराइजेशन का उल्टा मतलब डीपोलराइजेशन। क्या हो जाएगा? डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो ये जो डीपोलराइजेशन होता है वो आप एक बार के लिए ऊपर ऊपर से याद रखिए कि सोडियम आयन की वजह से होता है। कैसे होता है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, वही अगर हम देखें कि थोड़ी देर बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, और वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से यहाँ पे आ गई। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है और यहाँ पे क्या हुआ, वापस नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब अब बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वापस हम पोलराइजेशन की स्टेट में चले गए, मतलब रीपोलराइजेशन, मतलब रीपोलराइजेशन। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर हो गई होगी कि जब तक स्टिमुलस नहीं मिलता उस वक्त जो पोलराइजेशन, उस वक्त जो पोटेंशियल होता है उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। जैसे ही स्टिमुलस मिला उसको हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन, और जैसे ही वो वापस अपनी स्टेट में आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन किसकी वजह से होता है? सोडियम आयन की वजह से। और वहीं रीपोलराइजेशन किसकी वजह से होता है? पोटेशियम की वजह से। ये आपको ऊपर ऊपर से याद रखना है। अब ये कैसे होता है वो हम आगे सब्सिक्वेंटली लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, तो ये जो चेंज हो रहा है डीपोलराइजेशन से पोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ये जो चेंजेस हो रहा है इसी को हम, ये स्टेप वाइज जो चेंजेस हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी कि इट इज़ द सिक्वेंशियल चेंज। याद रखिए कि पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन, ये एक सिक्वेंशियल चेंज है। तो ये जो सिक्वेंशियल चेंज है इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, किसमें? मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, ड्यू टू किसकी वजह से? ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ वेरियस आयन चैनल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था,
डीपोलराइजेशन सोडियम चैनल की वजह से और रीपोलराइजेशन पोटेशियम चैनल की वजह से जो होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन थी द ड्यू टू विच इट्स प्रोपोगेशन अलोंग इट्स एक्साइटेबल टिश्यू, ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्साइटेबल टिश्यू सारे टिश्यूज में नहीं होता है, एक्साइटेबल टिश्यूज में ही होता है, ठीक है। इन अनडिमिनिश्ड इंटेंसिटी मतलब वो कम नहीं होता, कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन आगे की तरफ बढ़ती ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने टच किया था, वो टच धीरे 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 जाते 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 कम हो रहा है, वो जितना आपने टच किया उतनी ही इंटेंसिटी से आपके ब्रेन तक पहुंचेगी। तो ये एक अनडिमिनिश्ड वे में होती है, अनडिमिनिश्ड, याद रखना, अनडिमिनिश्ड वे में प्रोपोगेट होती है। प्रोपोगेट होना मतलब आगे बढ़ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल में आपको मेनली 3 पॉइंट याद रखना है। एक तो है सिक्वेंशियल चेंज होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, दूसरा आयन चैनल्स की वजह से होता है, और तीसरा एक्साइटेबल टिश्यूज में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। इसको आपको या तो याद करना पड़ेगा या फिर जैसा मैंने आपको समझाया वैसे भी आप समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे एक्शन पोटेंशियल कर्व, जो कि एक 3 स्टार टॉपिक है। ये आपको आना ही चाहिए। एग्जाम में अगर आप बैठे हैं तो आप इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकते। तो एक्शन पोटेंशियल कर्व में आप देखेंगे बहुत सारे टर्म्स है, स्टिमुलस आर्टिफैक्ट, फायरिंग लेवल, लेटेंट पीरियड, ओवरशूट, आफ्टर डिपोलराइजेशन, मतलब आप बहुत सारे सब टॉपिक्स इधर देख रहे होंगे कि इतनी सारी टर्म्स क्या है। तो ये बहुत ही ईजी टर्म्स है। मैं आपको इन सारी टर्म्स को एक एग्जाम्पल्स के थ्रू या एक एग्जाम्पल के थ्रू याद करूँगा, जिससे आप काफ़ी आसानी से इन सारी टर्म्स को समझ जाएंगे। तो अब आप इस एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए आपका एक एमबीबीएस छात्र है। कौन है? एमबीबीएस छात्र। तो होता क्या है, ये मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ कि होगा क्या जब आपके एग्ज़ाम्स आएंगे। तो मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में अभी 1 महीने का टाइम है, ठीक है। तो होगा क्या, आपका शुरुआत में तो मन करेगा कि चलिए हम पढ़ते हैं, अभी 1 महीना हमारे एग्ज़ाम में तो हम पढ़ेंगे। तो आपने क्या किया, आज आप बैठे और आपने पढ़ाई शुरू करी। तो आपने पहले दिन बहुत ही शानदार 6-7 घंटे की पढ़ाई करी। फिर अगले दिन आपका दोस्त आया और बोला कि भाई अभी क्या पढ़ रहा है, अभी तो बहुत टाइम है एग्ज़ाम में। तो आप भी बोलेंगे कि हाँ यार अभी इतना जल्दी पढ़ के क्या ही करूँगा। तो आपने क्या किया, उस पढ़ाई को वापस छोड़ दिया। तो शुरुआत में क्या हुआ, आपको एक अलग ही स्टिमुलस मिला, मतलब जो स्टिमुलस मिला था उसमें एक अलग ही स्ट्रेंथ थी कि हाँ मैं कर लूँगा। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्टिम्युलस आर्टिफैक्ट। अब इस वर्ड को आप समझिए, स्टिमुलस मतलब जब स्टिमुलस मिला था आपको तब आपने थोड़ा सा काम किया, आर्टिफैक्ट, उसको हमने क्या टर्म दे दिया, स्टिमुलस आर्टिफैक्ट। तो फिर क्या हुआ, कुछ दिनों तक आपने वापस अपनी पढ़ाई छोड़ दी उस दोस्त के कहने पे। तो हुआ क्या, 2 दिन हुए, 10 दिन हुए, 20 दिन हुए। अब क्या था, एग्ज़ाम को सिर्फ 10 दिन बाकी थे, एग्ज़ाम को सिर्फ 10 दिन बाकी थे और आपकी पढ़ाई अभी तक बिल्कुल नहीं हुई थी। तो ये जो पीरियड था, मतलब जो स्टिमुलस आर्टिफैक्ट मिला, यहाँ तक आपको स्टिमुलस आर्टिफैक्ट मिला था, उसके बाद में एक फेज़ जहाँ पे आपने कुछ काम नहीं किया, उसको हमने क्या कहा, लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड याद रखना, उसको हमने क्या कहा, लेटेंट पीरियड। ये फेज आता ही है। उसके बाद में क्या होता है, अब सिर्फ 10 दिन ही बाकी है एग्ज़ाम में। यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम है तो अब सिर्फ 10 दिन बाकी है। अब क्या होगा, आप असलियत में पढ़ाई करने बैठेंगे तो अब आप अपना सारा दम लगा देंगे। तो क्या होगा, आपका जो पोटेंशियल है वो धीरे 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 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एग्ज़ाम टाइम तक आते आते आपका पोटेंशियल पीक पे होगा। मतलब एग्ज़ाम के दिन, जैसा मान लीजिए एग्ज़ाम सुबह 10 बजे है तो रात को 12 बजे आपका पोटेंशियल एकदम पीक पे, कि मतलब बस अब तो कल मैं एग्ज़ाम में फोड़ ही दूंगा। मतलब वो जो पोटेंशियल है अब एकदम पीक पे जा चुका है। फिर क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, अब एग्ज़ाम ख़त्म होते ही सारा स्ट्रेस ख़त्म, तो क्या होता है, आपका जो पोटेंशियल है वो वापस नीचे 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 आता जाता है। लेकिन होता क्या है, हम सोचते हैं एकदम बेस लेवल तक ही आएगा, लेकिन फिर क्या होता है, अगले सेमिस्टर तक, मतलब अगले 2-3 महीने आप वापस मज़े की फेज़ में चले जाते हो। मतलब आप सिर्फ वहीं नहीं रुकते और रिलैक्स वाली कंडीशन में चले जाते हो, और फिर वहाँ से आप क्या करते हो, नॉर्मल स्टेज में आते हो। फिर वापस वही होता है कि आपके एग्ज़ाम में 1 महीना बाकी है और ये जो ग्राफ है वो चलता रहता है। तो इस ग्राफ को एक को रिलेशन लो कि सबसे पहले क्या हुआ, स्टिमुलस आर्टिफैक्ट, मतलब पहले दिन जो अलग जोश था उसको मैंने क्या टर्म दे दिया, स्टिम्युलस आर्टिफैक्ट, ठीक है। उसके बाद में आपने 10-20 दिन पढ़ाई नहीं करी, उसको क्या टर्म दे दिया, लेटेंट पीरियड। उसको क्या टर्म दे दिया, लेटेंट पीरियड, ठीक है। और
फिर क्या हुआ, एक फेज़ आया जिसमें आप अपना काम अलग ही तरीके से कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अब आपका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, अप स्ट्रोक। फिर क्या हुआ, आपका एग्ज़ाम फिनिश हो गया। एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद क्या आ गया मेरे पास, डाउन स्ट्रोक। क्या आ गया, डाउन स्ट्रोक। ठीक है, तो जो हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है वो भी कुछ इसी तरीके से वर्क करता है। कैसे करता है, चलिए अब वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको ये सारी टर्म्स तो समझ में आ ही गई होगी कि सबसे पहले क्या था, स्टिमुलस आर्टिफैक्ट, मतलब शुरुआत में अलग ही जोश, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, स्टिमुलस आर्टिफैक्ट। उसके बाद क्या आया, लेटेंट पीरियड, जिसमें आपने कुछ काम नहीं किया। उसके बाद में क्या, एग्जाम में सिर्फ 10 दिन बचे थे, तो अब आया फायरिंग पोटेंशियल, मतलब अब आप काम करना शुरू करोगे। और एक बहुत ही शानदार क्या आएगा, अप स्ट्रोक। इसको क्या कहा, अप स्ट्रोक। अप स्ट्रोक के बाद क्या होता है, मान लीजिए एग्जाम में जस्ट कल ही है, मतलब अब एक ही दिन बचा है एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, ओवरशूट, अपना पोटेंशियल को और बढ़ाएंगे। फिर क्या होगा, डाउन स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, एक अंडरशूट। ये हो गया ओवरशूट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडरशूट। तो ये सारी टर्म्स आपको क्लियर हो गई होगी कि मैं किस वे में बात कर रहा हूँ। अब इसको हम रियल जो हमारा एक्शन पोटेंशियल कर्व है उसमें देखते हैं। तो ये है रियल एक्शन पोटेंशियल कर्व। तो इसमें आप अब नोटिस करिए, ये जो है हमारे पास -70 मिली वोल्ट, क्या चीज़ है, -70 मिली वोल्ट। ये आपको पता होगा, एक नर्व की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट होती है। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, -70 मिली वोल्ट। तो सबसे पहले क्या होता है, एक स्टिमुलस आर्टिफैक्ट आता है। स्टिमुलस आर्टिफैक्ट मतलब एक पोटेंशियल, जैसे ही हम उसको स्टिमुलस देंगे तो एक स्पाइक आएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस आर्टिफैक्ट। ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में एक छोटा सा पीरियड आता है जिसमें किसी तरीके का कुछ काम नहीं होता, उसको हम बोल रहे हैं लेटेंट पीरियड। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ता है। फिर एक फायरिंग लेवल आता है। फायरिंग लेवल मतलब जो मैंने आपको बोला था कि अब 10 दिन ही एग्जाम में बचा है, तो वो क्या हो गया आपका, फायरिंग लेवल। उस फायरिंग लेवल के बाद क्या होता है, जो पोटेंशियल है वो एकदम ऊपर जाता है। ऊपर जा रहा है मतलब इसको मैं क्या कह रहा हूँ, अप स्ट्रोक। उसको मैं क्या कह रहा हूँ, अप स्ट्रोक। अप स्ट्रोक में आप देखेंगे कि ये जो है वो -70 से पहले -55 तक आया। अब -55 तक का क्या सीन है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप ये देखिए कि वो -55 तक आया, फिर वो 0 तक गया। अब 0 तक भी वो अप स्ट्रोक की, पर वो 0 पे नहीं रुक के और ऊपर तक जाता है, +35 मिली वोल्ट तक, +35 मिली वोल्ट तक। तो ये जो 0 से +35 है, इसको क्या टर्म दे रहा है, ओवर शूट। इसको क्या टर्म दिया, ओवर शूट, याद रखना। ठीक है, फिर क्या होता है, यहाँ पे आपका एग्जाम हो गया। फिर क्या होगा, वो वापस नीचे आएगा, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। फिर क्या होगा, वो जो है वो और नीचे चला जाएगा, और नीचे जो जाता है उसको हम बोलते हैं अंडरशूट। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो टर्म्स बच रही है, कौन सी, एक तो आफ्टर डीपोलराइजेशन और एक होती है आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन। इन टर्म्स को हम बाद में देखते हैं, वरना आपको बाकी सब तो ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। इधर आप ध्यान रखिएगा कि एक तरफ मेरे पास जो यूनिट है वो क्या है, मिली वोल्ट। मतलब एक तरफ तो मेरे पास है वोल्टेज और दूसरी तरफ मेरे पास है टाइम। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ा, वोल्टेज ने स्पाइक किया ऊपर की तरफ और फिर वोल्टेज वापस कम आ गया। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ कि मेरे पास जो नर्व थी उसमें अंदर की तरफ जब नेगेटिव नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज था, और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज था, मतलब वो कब थी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो शुरुआत में वो किस पे है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लेकिन जैसे ही अप स्ट्रोक आ रहा है, अप स्ट्रोक मतलब जब ऊपर की तरफ पोटेंशियल जा रहा है, मतलब उस वक्त पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया है और नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया। मतलब ये जो ऊपर गया है उसी को ही मैं क्या बोल रहा हूँ, डीपोलराइजेशन। ये आप कंपेयर कीजिए। और जब वो वापस नीचे आया तब वापस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब अब वो क्या हो गया, रीपोलराइजेशन। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो एक तरफ तो हमने देख लिया कि ये जो ग्राफ है ये चीज़ हो रही है। अब हम देखेंगे कि ये चीज़ें हो कैसे रही है, हाउ इज इट, मतलब हाउ द एक्शन पोटेंशियल ग्राफ फॉर्म्ड, या फिर हाउ इज एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड, वो अब हम देखेंगे। तो एक बेसिक चीज़ याद रखिए कि जो हमारे पास डीपोलराइजेशन है, अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे डीपोलराइजेशन ही अपस्ट्रोक है। तो जो अपस्ट्रोक हुआ वो किसकी वजह से हुआ है, सोडियम आयन की वजह से। और वहीं हमारे पास जो रीपोलराइजेशन है, रीपोलराइजेशन,
रीपोलराइजेशन या फिर मैं इसको कहूँ डाउन स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक जो रीपोलराइजेशन है वो किसकी वजह से हुआ है? पोटेशियम आयन की वजह से। तो अभी जो हमारे पास नर्व है वो क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है नर्व का? -70 मिलीवोल्ट। तो ये मान लीजिए मेरे पास जो नर्व है वो -70 मिलीवोल्ट पे है। तो जैसे ही मेरे को एक स्टिमुलस मिला, क्या मिला? स्टिमुलस मिला। तो जैसे ही स्टिमुलस मिलता है तब क्या होता है? मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल्स। कौन से? मैकेनिकल गेटेड, मतलब अगर कोई स्टिमुलस मिलेगा तब ये चैनल्स खुलेंगे। ठीक है, तो मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं। जैसे ही मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल खुलता है यहाँ से सोडियम अंदर आता है। अब आप देखिए सोडियम क्या है? पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही सोडियम अंदर आएगा वो अंदर की तरफ पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। लेकिन ये जो होता है वो कितनी पॉजिटिविटी क्रिएट करता है? 0 to 7 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो ये जो होती है वो मिनिमल होती है। उसी के साथ आपको याद होगा कि इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के हिसाब से पोटेशियम कंटिन्यूसली बाहर जा ही रहा होता है। पोटेशियम, सॉरी यहाँ पे मैंने सोडियम से बना दिया है, पोटेशियम कंटिन्यूसली बाहर जा ही रहा होता है। तो होता क्या है? पोटेशियम बाहर जा रहा है, उतना सोडियम अंदर नहीं आ पाता। तो ये जो 0 से 7 मिलीवोल्ट का चेंज है ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता। अगर ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा तो ये जो है वो हल्का सा स्पाइक देके वापस नीचे आ जाएगा। ये एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं कर पाएगा, याद रखना। तो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए आपको मिनिमम कितना? 15 मिलीवोल्ट का डिफरेंस चाहिए होता है। 15 मिलीवोल्ट मतलब अगर मैं -70 मिलीवोल्ट पे हूँ तो वहाँ से मेरे को -55 मिलीवोल्ट तक तो एक बार पहुँचना ही है। अगर मैं -55 तक पहुँच गया उसके बाद में क्या होगा? एक ऑटोमेटिकली कौन सा? हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। वोल्टेज गेटेड मतलब जैसे ही वोल्टेज -55 आया तो वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल एक्टिव हो जाएंगे। और जैसे ही ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल एक्टिव होते हैं तो हमारे पास कंटिन्यूसली सोडियम का इंटेक होगा। कंटिन्यूसली सोडियम बहुत ज़्यादा आ जाएगा और एक जो हम 0 मिलीवोल्ट पे गए थे, +35 पे गए थे, वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। लेकिन जो होता है -70 से -55, ये पहुँचना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए हम -55 को क्या कह रहे हैं? फायरिंग पोटेंशियल। कि एक बार यहाँ तक अगर आ गए -55 तक, फायरिंग पोटेंशियल तक अगर हम पहुंच गए, उसके बाद में 0 और +35 तो 100% आएगा। लेकिन अगर -70 से -55 नहीं पहुंचे तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो याद रखना, यहाँ पे मैं आपको एक टर्म बता रहा हूँ, एक्शन पोटेंशियल इज फॉलोज ऑल और नन लॉ। ऑल और नन लॉ मतलब अगर -55 तक पहुंचा तो 100% एक्शन पोटेंशियल बनेगा, और अगर नहीं पहुंचा तो एक्शन पोटेंशियल नहीं बनेगा। तो या तो बनेगा या नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं हो जाएगा कि यार मान लीजिए मैंने इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि मान लीजिए ये -70 मिलीवोल्ट है, तो यहाँ पे मैंने क्या 20 मिलीवोल्ट का पावर दिया, 20 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल दिया। तो जैसे ही मैं 20 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल दूंगा तो ये -70 से -55 तक पहुंच जाएगा, आराम से पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पे गैप सिर्फ 15 मिलीवोल्ट का है। ठीक है, तो जैसे ही ये -55 मिलीवोल्ट पे जाएगा तो एक पीक आएगा जिसमें ये 0 पे भी जाएगा और +35 पे भी पहुंच जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर मैं देखूं कि मैंने 100 मिलीवोल्ट का पावर दे दिया तो भी ऐसा ही होगा कि -55 तक जाएगा, 0 तक जाएगा और +35। ऐसा नहीं होगा कि ये और ऊपर +55 +100 तक चला गया। तो ऐसा नहीं होता, या तो जाएगा या नहीं जाएगा, बस दो ही चीज़ें होती है। इसको हम बोलते हैं ऑल और नन लॉ। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, सोडियम चैनल्स कंटिन्यूसली अंदर आ रहे हैं, उसकी वजह से अंदर चार्ज बढ़ता गया और वो +35 मिलीवोल्ट तक पहुँच गया। अब हम देखेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा हो तो हमने देखा था सोडियम का जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है वो होता है +65 मिलीवोल्ट। तो आपको पता होगा कि कोई भी आयन अपने इक्विलिब्रियम तक किसी भी पोटेंशियल को खींचने की कोशिश करता है। तो आपका एक सवाल होगा कि अगर सोडियम का +65 मिलीवोल्ट है तो जो पोटेंशियल है वो खाली +35 तक आके ही क्यों रुका, ये +65 तक क्यों नहीं पहुंचा? तो इसका हम आंसर देखेंगे, और ये आपका सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है यूसी में। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, सबसे पहला रीज़न ये है इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल। ये जो सोडियम चैनल्स होते हैं ये थोड़ी देर बाद
काम करना बंद कर जाएंगे। तो अगर ये काम करना बंद कर जाएंगे तो अब और सोडियम अंदर नहीं आ पाएगा, तो वो मतलब +65 तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो पहला कारण जो था वो है इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल्स। दूसरा पॉइंट है कि जो पहले से ही सोडियम अंदर थे, ये जो सेल थी हमारे पास उसमें पहले से ही जो सोडियम अंदर आ चुके थे, वो अब जो और सोडियम आ रहे होंगे इसको अपोज करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वो जो अब सोडियम आएंगे उसको अंदर नहीं आने देंगे। उसकी वजह से भी क्या होगा, सारे सोडियम अच्छे से अंदर नहीं आ पाएंगे, उसकी वजह से वो +65 मिलीवोल्ट तक नहीं पहुंचेगा और +35 तक ही रुक जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो दूसरा रीज़न हुआ वो क्या हुआ, दूसरा रीज़न हुआ वो है एंट्री ऑफ सोडियम आयंस रिवर्सेस इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। मतलब अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया जिसकी वजह से वो रिपेल करेगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा। और तीसरा पॉइंट है कि जो हमारे पास पोटेशियम था वो कंटिन्यूसली सेल के बाहर जा रहा होगा। पोटेशियम तो आपको पता ही है कंटिन्यूसली बाहर जाता है, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और वो +35 मिलीवोल्ट ही रह जाएगा। तो ये हमारे पास 3 मेन रीज़न है, पोटेशियम आयंस गोइंग आउट कंटिन्यूसली। ठीक है, तो हमारे पास 3 मेन रीज़न है। पहला क्या था, इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल्स। याद रखना ये सोडियम चैनल्स आयन डिपेंडेंट भी होता है, पोटेंशियल डिपेंडेंट भी होता है, और दूसरा टाइम डिपेंडेंट भी होता है, मतलब थोड़े टाइम के बाद अपने आप बंद हो जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या थी, एंट्री ऑफ सोडियम आयन रिवर्सेस इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। जो अंदर है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा जिसकी वजह से रिपेल हो जाएंगे, जो सोडियम अब अंदर आ रहे होंगे वो रिपेल हो जाएंगे। और साथ में ही तीसरा पॉइंट है, पोटेशियम जो है वो कंटिन्यूसली बाहर जा रहा होगा, इसकी वजह से क्या होता है, वो +35 पे ही आके हमारा पोटेंशियल रुक जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमने क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमने सोडियम चैनल्स की बात कर ली कि सोडियम अंदर आएगा जो कि मैकेनिकल गेटेड की वजह से होता है जब हमने स्टिमुलस दिया था, और दूसरा वोल्टेज चेंज की वजह से होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पोटेशियम चैनल के बारे में। पोटेशियम चैनल जो होता है वो सिर्फ वोल्टेज गेटेड होता है, मतलब जैसे ही वोल्टेज +35 पहुँचेगा वैसे ही ये पोटेशियम चैनल जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली पोटेशियम बाहर की तरफ जाएगा। और अगर पोटेशियम बाहर जाएगा वो अंदर क्या करेगा, वापस नेगेटिव चार्ज क्रिएट, नेगेटिव मतलब रीपोलराइजेशन। तो इसको हम अच्छे से उसी ग्राफ पे वापस देखते हैं। ठीक है, तो आप समझिए सबसे पहले क्या आया था मेरे पास, एक पॉइंट मैं मान लेता हूँ यहाँ पे क्या है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे है वोल्टेज मिली वोल्ट में, यहाँ पे क्या है मेरे पास टाइम, ठीक है, मिली सेकेंड्स में। फिर क्या होता है, यहाँ पे ये मान लीजिए -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है -55 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, थोड़ा सा शुरुआत में एक स्टिमुलस आर्टिफैक्ट, मतलब यहाँ पे यहाँ पे मैंने क्या दिया था, स्टिमुलस। यहाँ पे मैंने क्या दिया है, स्टिमुलस। जैसे ही स्टिमुलस दिया तो मेरे पास क्या आएगा, एक स्टिमुलस आर्टिफैक्ट। ठीक है, और फिर क्या होगा, एक छोटा सा लेटेंट पीरियड आएगा, लेटेंट पीरियड। उसके बाद में क्या होगा, ये जो मेरा पोटेंशियल है वो मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल्स की वजह से ये क्या होता है, -55 मिलीवोल्ट तक पहुंचता है। उसके बाद में क्या होगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे, और वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जैसे ही खुलते हैं वो एक बहुत ही बड़ा अपस्ट्रोक आता है। वो 0 पे भी जाता है और उसके बाद +35 मिलीवोल्ट पे भी जाता है। ठीक है, जैसे ही ये +35 मिलीवोल्ट पे जाएगा, सोडियम चैनल, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ ताकि आप आराम से समझ पाए। सोडियम चैनल की वजह से क्या हुआ, अपस्ट्रोक। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे सोडियम चैनल क्लोज हो गए, जैसे ही सोडियम चैनल क्लोज होंगे तो यहाँ पे +35 पे क्या होता है, पोटेशियम चैनल ओपन्स। जैसे ही पोटेशियम चैनल ओपन होगा यहाँ से वापस एक डाउन स्ट्रोक आएगा।
ठीक है, डाउन स्ट्रोक आया, यहाँ पे पोटेशियम चैनल ओपन है। अब याद रखिए मैंने आपको क्या बताया था, सोडियम चैनल्स तो हाथों हाथ बंद हो जाता है, लेकिन जो पोटेशियम चैनल है वो हाथों हाथ बंद नहीं हो पाते। पोटेशियम चैनल्स थोड़ी देर बाद बंद होते हैं। तो होता क्या है, जो डाउन स्ट्रोक होता है वो नीचे आते 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 और नीचे चला जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अंडर शूट। इसी को हम क्या बोलते हैं, अंडर शूट। अंडर शूट कर देता है, मतलब वो जो -70 मिलीवोल्ट जहाँ से हमने शुरू किया था उसके भी नीचे चला जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, अंडर शूट, और फिर वो वापस नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। तो ये क्या हुआ, पोटेशियम चैनल की वजह से। पोटेशियम चैनल की वजह से डाउन स्ट्रोक आया, और उस डाउन स्ट्रोक को ही हम क्या नाम देते हैं, रीपोलराइजेशन। यहाँ पे मेरे को लग रहा होगा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, जो सारी टर्म्स है वो एकदम आपको दिमाग में बैठ गई होगी। एक तो रीपोलराइजेशन है और एक डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारा जो एक्शन पोटेंशियल कर्व है वो फिनिश होता है। एक टर्म जो बाकी रह गई थी आफ्टर डीपोलराइजेशन, जो कि कुछ नहीं है, होता क्या है, ये जो रीपोलराइजेशन वाला फेज़ है ये बहुत ही शुरुआत में तो बहुत ही तेज़ होता है और बाद में ये धीरे होता है। तो ये जो धीरे वाला जो फेज़ है, मतलब जो एंडिंग फेज़ होता है ना डाउन स्ट्रोक का, उसी को हम क्या बोलते हैं, आफ्टर डीपोलराइजेशन। आफ्टर डीपोलराइजेशन। तो ये सिर्फ एक टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक लास्ट ग्राफ हम देख लेते हैं, जो कि है रिलेशन बिटवीन एक्शन पोटेंशियल और आयन कंडक्टेंस। कि जो एक्शन पोटेंशियल हमने देखा था उसमें जो आयन्स जो अंदर बाहर आ रहे थे उस वक्त उनका कंडक्टेंस कितना था। तो ये देखिए, ये थी नर्व, तो सोडियम तो कहाँ हो रहा था, बाहर से अंदर आ रहा था। पोटेशियम जो था वो अंदर से बाहर जा रहा था। ठीक है, तो इस ग्राफ में आप देखिए, ये तो है एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ जो हमने देखा ही था, जो हम इतनी देर से देख रहे हैं कि एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ कुछ ऐसे चलता है। तो शुरुआत में आपने देखा होगा सोडियम जो होता है वो धीरे धीरे उसकी कंडक्टेंस बढ़ती है, और जब पीक आती है वहाँ पे सोडियम की कंडक्टेंस एकदम ज़ीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि सोडियम पंप बंद हो जाते हैं। सोडियम पंप बंद हो जाता है और वहीं पे क्या ओपन होता है, पोटेशियम। तो यहाँ पे आप देखेंगे पोटेशियम की कंडक्टेंस जो हाईएस्ट है वो कब है, जब एक्शन पोटेंशियल एकदम पीक पे होता है। जब एक्शन पोटेंशियल पीक पे होता है उस टाइम पे पोटेशियम ओपन होता है। तो पोटेशियम उस टाइम पे पीक पे है। ठीक है, तो पोटेशियम ओपन होना शुरू हुआ और यहाँ पे पीक हुआ, फिर वापस पोटेशियम क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। दिमाग में रखना है क्योंकि ये जनरली पूछा नहीं जाता, लेकिन एकदम इजी है अगर आप समझे तो इसी के साथ हमने इस टॉपिक को ख़त्म किया है। अगले लेक्चर में हम छोटा सा एक लेक्चर लेंगे जिसमें हम देखेंगे सोडियम और पोटेशियम चैनल्स के बारे में। सो थैंक यू गाइज़, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कुछ भी आपको अगर कमी लगी हो तो आप ज़रूर बताइए, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच।